सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है धरती का जन्म। तो इस अध्याय में बच्चों हमें एक पत्र दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अध्याय में हमें एक चित्र दिया गया है और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में परिवार क्या कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि दिए गए चित्र में परिवार क्या कर रहा है, यानी एक गार्डन में पिकनिक मना रहा है। अगला प्रश्न है, क्या यह स्थल साफ सुथरा है। तो हम देख सकते हैं कि ये स्थल साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर क्या पड़ा है, कहीं जूस का डब्बा पड़ा है, कहीं पर खाने पीने की चीजें पड़ी है और पानी में भी कुछ कुछ चीजें गिरी हुई है, ग्लास गिरे हुए हैं, बॉटल गिरी हुई है। तो ये स्थल साफ सुथरा नहीं है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक की बेकार वस्तुएं किस प्रकार जल एवं भूमि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अब अगर हम पानी में और भूमि में इसी प्रकार से कूड़ा फेंकते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे आसपास की गंदगी बढ़ती जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो भी कूड़ा आप अगर कहीं ऐसे पार्क में भी जाते हो पिकनिक करने, तो अपना कूड़ा आपको एक थैले में भर के रखना चाहिए। वहां पे जगह जगह पे डस्टबिन होते हैं, कूड़े का डब्बा होता है, तो आपको उस कूड़ा जो है वो उसमें डालना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्रामीण व्यक्ति पेड़ क्यों काट रहा है। तो हम देख सकते हैं ग्रामीण व्यक्ति यहाँ पे पेड़ काट रहा है। तो वो क्यों काट रहा है, क्योंकि वो उसका काम है। अगर वो पेड़ नहीं काटेगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो इसलिए वो अपनी रोजी रोटी के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए पेड़ काट रहा है। अगला प्रश्न है, हम प्रकृति को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर हमें प्रकृति को बचाना है तो सबसे पहले तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें वहां पे कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए, पेड़ नहीं काटनी चाहिए, पानियों में ऐसे ही कूड़ा नहीं बहाना चाहिए, और हमारी जो आसपास की जो जमीन है वहां पे भी हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम प्रकृति की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे सौर जगत, अंगारे, ठंडक, गड्ढा और वनस्पति। तो हम देख सकते हैं कि चित्र में नेहरू जी पत्र लिख रहे हैं, यानी कि ये जो पत्र है वो नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। प्यारी बेटी इंदिरा को बापू का प्यार। तो नेहरू जी ने अपना पत्र जो है वो अपनी प्यारी बेटी इंदिरा के लिए लिखा है। इस पत्र में मैं तुम्हें धरती बनने की जानकारी दे रहा हूँ। तुम जानती हो कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, जबकि चांद धरती के चारों ओर घूमता है। ऐसे और भी कई गोले हैं जो धरती की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब और ये सब और धरती सूरज के ग्रह कहलाते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है। सूरज उसके ग्रह और उपग्रह मिलकर एक परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं। हम देख सकते हैं कि नेहरू जी अपने पत्र में क्या बता रहे हैं अपनी बेटी को, कि धरती कैसे बनती है। और वो बता रहे हैं कि धरती जो है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, और जो चांद है वो धरती के चारों ओर घूमता है। ऐसे ही धरती के जैसे और भी गोले हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, सौर जगत कहते हैं। रात को तुम आसमान पर हजारों तारे देखती हो। इनमें कुछ ग्रह है, बाकी तारे। क्या तुम बता सकती हो कि ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है। ग्रह तारों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि धरती से उनकी दूरी कम है क्योंकि धरती से उनकी दूरी कम है। फिर वो क्या बता रहे हैं कि जब हम रात अपनी बेटी से बोल रहे हैं कि जब तुम रात को आसमान में देखती हो तो बहुत सारे तारे देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ ग्रह होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बाकी तारे होते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो जो तारे हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वे बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि धरती से उनकी जो दूरी है वो बहुत कम होती है।
तारों और ग्रहों को पहचानने का असली तरीका यह है कि तारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका अर्थ यह है कि ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की है। तारे सूरज की तरह जलते हुए गर्म गोले हैं, वे अपने आप चमकते हैं। तो फिर वो क्या बता रहे हैं कि तारों और जो ग्रहों की पहचान है वो हम कैसे कर सकते हैं कि तारे जो है वो जगमगाते हैं, यानी कि वो चमकते हैं, और जो ग्रह है वो चमकते नहीं है। ग्रह जो है वो सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। चांद और ग्रह में जो चमक हम देखते हैं वो धूप की होती है, यानी कि सूर्य की रोशनी की होती है। सूरज की तरह वो क्या है, जलते हुए गर्म गोले हैं, वे अपने आप चमकते हैं। अब तुम्हें मालूम हो गया है कि धरती भी सौर जगत में शामिल है। हम समझते हैं कि धरती बहुत बड़ी है। इसके एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने में हफ्तों और महीनों लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में धरती एक धूल के कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है और दूसरे तारे इससे भी अधिक दूर हैं। फिर वो क्या बता रहे हैं कि जो धरती है वो भी सौर जगत का एक हिस्सा है। और हम क्या सोचते हैं कि धरती बहुत बड़ी है, लेकिन असल में अगर हम देखें तो धरती बहुत ही छोटी है, मतलब एक टुकड़ा है। लेकिन हमें फिर भी एक भाग से दूसरे भाग जाने में धरती में बहुत समय लग जाता है, लेकिन वो एक हवा के तरह लटकी हुई है आसमान में, ग्रह की तरह। और जो धरती है वो सूरज से करोड़ों मील दूर है, और जो बाकी तारे हैं वो इससे और भी अधिक दूर हैं, इसलिए जो तारे हैं वो हमें और भी छोटे दिखते हैं। हमारी धरती भी सूरज का ही एक भाग था जो उससे छोड़कर निकल भागी थी। उस समय धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई भी सजीव वस्तु जैसे आदमी, जानवर और पेड़ पौधे नहीं थे। यानी कि जो धरती है वो भी एक सूरज का भाग थी, लेकिन एक दिन उसने क्या किया कि वो छोड़कर निकल भागी, और उस समय वो बहुत ही गर्म थी। और उस समय कोई भी सजीव वस्तु जैसे हम लोग, आदमी लोग हो गए, जानवर लोग हो गए, तो ऐसे लोग धरती पर नहीं थे। जैसे सूरज से बिछुड़कर उसका एक टुकड़ा धरती हो गया, उसी तरह धरती का एक टुकड़ा हवा के साथ निकल भागा और चांद हो गया। लोगों का ऐसा विचार है कि चांद के निकल भागने से धरती में जो गड्ढा हुआ वही अब अमेरिका और जापान के बीच का प्रशांत महासागर है। यानी कि जब धरती सूरज से बिछुड़ गई, यानी कि सूरज से अलग हो गई, तो एक उसका टुकड़ा धरती बन गया, और धरती का और भी टुकड़ा क्या बन गया, चांद बन गया। और जो चांद में जो गड्ढे हैं वो इसी कारण है, और उस गड्ढे को अमेरिका और जापान के बीच में क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर कहा जाता है। धरती को ठंडी होने में बहुत समय लगा। धरती की ऊपरी सतह तो काफी ठंडी हो गई, लेकिन उसका तीसरा भाग गर्म बना रहा। अब भी अगर तुम किसी कोयले की खान में उतरो तो तुम्हें गर्मी अनुभव होगी। अगर तुम बहुत दूर चली जाओ तो धरती अंगारे की तरह गर्म लगेगी। धरती की तरह चांद भी धीरे धीरे ठंडा हो गया। चांद की ठंडक कितनी प्यारी लगती है। तो हम क्या देख सकते हैं कि धरती को जो है वो ठंडा होने में बहुत समय लगा था। इसलिए कहा जाता है कि जो उसकी ऊपरी सतह है वो काफी ठंडी हो गई है, लेकिन उसके भीतरी भाग अभी भी गर्म है। अगर हम अभी भी कोयले की खान में जाएं तो हमें महसूस होगा कि वह कितनी गर्म है। अगर हम धरती में कुछ दूर, बहुत दूर नीचे की ओर चले जाएं, यानी कि जमीन के अंदर चले जाएं, तो हमें बहुत ज्यादा क्या लगेगी, गर्मी लगेगी, बिल्कुल अंगारे की तरह, जैसे हमारे सामने आग जल रही है, इस प्रकार की गर्माहट हमें महसूस होगी। क्यों? क्योंकि धरती अभी भी कुछ भाग में बहुत ही ज्यादा गर्म है। धरती की तरह चांद भी अब धीरे धीरे ठंडा हो गया है, और चांद की ठंडक कितनी प्यारी लगती है। यानी कि अब धरती जो है वो कुछ भाग में तो ठंडी हो गई है, लेकिन कुछ भाग में गर्म है। लेकिन जो चांद है वो कैसा हो गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया है। धरती के ठंडा होने पर हवा में जितनी भाप थी वह बर्फ की तरह जमकर बादल बन गई और पानी के रूप में बरस पड़ी। वर्षा का पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढे में भर गया और इस तरह बड़े बड़े सागर बन गए। फिर हम क्या देखते हैं कि धरती जब ठंडी हो गई और हवा की तरह जब भाप बन के वो उड़ गई, तो उसका कुछ भाग बर्फ की तरह जमकर क्या बन गया, बादल बन गया। और जब वर्षा का पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया तो वो क्या बन गया,
सागर बन गया, यानी कि जो नदियां हम देखते हैं वो क्या बन गई, सागर बन गई। किस प्रकार से, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो धरती के जो गड्ढे हैं उसमें चले गए। अब कितना सारा हम पानी देखते हैं ना नदी में, तो वो कौन सा पानी है, वो सारा वर्षा का पानी है, जिसे हम आज नदी कहते हैं। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई उस पर वनस्पति और प्राणियों की उत्पत्ति संभव और सुलभ होती गई, यानी कि जैसे जैसे ठंडी होती गई धरती, वैसे वैसे ही लोग वहां पे बसने लगे। वहां पे वनस्पतियां आ गई, पेड़ पौधे, फिर धीरे धीरे जीव जंतु आ गए, फिर धीरे धीरे इंसान भी वहां पे रहने लगे। तब जाके धरती इंसानों के रहने लायक बनी। फिर अंत में उन्होंने बताया, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो पत्र है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को लिखा था, यह बताते हुए कि धरती का जन्म कैसे हुआ। तो हमने देखा कि धरती का जन्म कैसे हुआ, कि सूरज का जो एक भाग था वो धरती थी, तो जब वो सूरज से अलग हुई तो वो बहुत ही ज्यादा गर्म थी। फिर धीरे धीरे जो उसका कुछ भाग है धरती का वो ठंडा होने लगा और कुछ अभी भी गर्म है, यानी कि अगर हम धरती के नीचे जाके देखें, बहुत ज्यादा अगर हम नीचे चले जाए तो धरती का वो जो भाग है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा गर्म है। फिर धीरे धीरे उसमें नदियां बनी, बादल बने, फिर धीरे धीरे वनस्पतियां उगने लगी, फिर लोग वहां पे रहने लगे। तो इस प्रकार से धरती भी एक ग्रह का पार्ट है, लेकिन धरती में क्या है, हम लोग रहते हैं, लेकिन और जो ग्रह है वहां पे कोई इंसान नहीं रहता है। धरती इसलिए रहने लायक बनी क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे वनस्पतियों का जन्म हुआ, बादल बने, हवा बनी, तो इस प्रकार से धरती का जन्म हुआ। तो इसी बात को नेहरू जी ने अपने पत्र में अपनी पुत्री को समझाने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।